हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर देखने से पहले हमारा मॉडल टॉपिक चल रहा है। आज का लेक्चर देखने से पहले पहले अपने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना, तभी आप आज के लेक्चर को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल्स, और मॉडल्स में मैं आपको करा रही थी पार्शियल मॉडल्स। थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। पार्शियल मॉडल्स आपके वो मॉडल्स होते हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, इनको डिटेल में समझने के लिए पहले के 2 लेक्चर्स अपने देख लेना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो हमने कंप्लीट कर लिया था नीड पार्शियल मॉडल में और कंप्लीट कर लिया था डेयर पार्शियल मॉडल में। ठीक है, थर्ड वन लिखिए, दैट इज यूज्ड। पार्शियल मॉडल लिखिए यूज्ड, थर्ड हम करेंगे यूज्ड। ओके, और यूज्ड एज अ पार्शियल मॉडल। ओके, तो हेडिंग तो आपको ये डालनी है कि यूज्ड, ब्रैकेट में आपको लिखना है टू, लेकिन मैं आपको जो यूज़ है वो कंप्लीट जो वर्ब है आपकी उसका ही यूज़ बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कब आप इसको पार्शियल मॉडल बोलेंगे और कब आप इसको मेन वर्ब बोल रहे हैं। ठीक है, कि कब ये पार्शियल मॉडल की तरह यूज़ हो रहा है, कब ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। तो मैं आपको यूज़ जो वर्ब है उसका ही कंप्लीट यूज़ बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि यूज़ जो है वो एक वर्ब है। यूज़ जो है वो एक वर्ब है, और अगर वर्ब है तो इसकी हमारे पास फॉर्म्स निकल के आएंगी। ठीक है, दैट मीन्स कि हम अलग अलग टेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर्म्स की बात करूँ तो एक होती है यूज़, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, एक दूसरी सेकंड फॉर्म इसकी बनेगी यूज्ड, दैट इज़ वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म भी यूज़ की होती है यूज्ड ही। ठीक है, ये एक वर्ब है और इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? यूज। सेकंड फॉर्म होती है यूज्ड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हैं। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब मैं आपको टेंस पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको इस चीज़ का बताया था। तो जिसको ये चीज़ ना समझ में आए कि ये कैसे हो गया, तो पहले अपने टेंस की क्लासेस को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, या फिर कंप्लीट कर चुके हो फिर भी समझ नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा देख लेना। ओके, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट का अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इनडेफिनिट में ये 2 मीनिंग दे रहा था आपको। 2 तरीके से यूज़ हो सकता था इस्तेमाल करना। एक बार मीनिंग आ रहा था और एक हम इसको यूज़ कर रहे थे हैबिट के सेंस में। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसका मीनिंग सिर्फ आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि आई यूज़ माई कार टू गो टू ऑफिस। ठीक है, तो आई यूज़ माई कार टू गो टू ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए मैं अपनी कार यूज़ करता हूँ, दैट मीन्स कि इस्तेमाल करता हूँ। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट में आप सिर्फ इसका मीनिंग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? इस्तेमाल करने के सेंस में। हैबिट के सेंस में ये कभी भी यूज़ नहीं होता। हैबिट के सेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप में ही हैबिट शो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपने आप में ही हैबिट शो करता है। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में मैं आपको टेंस में कवर कराया है। तो पहले अपने टेंस का लेक्चर देख लेना अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो। देख क्या लेना, आपको देखना ही चाहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर मैं बात आगे करती हूँ। तो यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिर्फ इसको एक ही मीनिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और वो मीनिंग क्या होगा आपका? इस्तेमाल करने के सेंस में, हैबिट के सेंस में, या फिर मैं बोलूँ प्रेजेंट हैबिट के सेंस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर बोलूँ ही यूजेस टू स्मोक, तो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, हम डायरेक्ट बोलेंगे ही स्मोक्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप में हैबिट शो करता है, तो हमें वहाँ पे यूजेस टू की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कभी भी आपका हैबिट शो नहीं करता। कब? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हैबिट बता देता है। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है? अगर टेंस का लेक्चर देखने के बाद भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस की। ठीक है, पास्ट टेंस के अंदर की अगर हम बात करें, तो अगर हम पास्ट टेंस में बात करें तो अगर मैं आपको बोलूँ पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, हमें पता है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। वेरी गुड। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को अगर यूज़ करते हैं तो ध्यान दो, अगर मैं बोलूँ कि आई वेंट देयर,
आई वेंट देयर, मैंने क्या बोला कि मैं वहाँ गई, मैं वहाँ गई। तो कैसी बात बोल रही हूँ मैं, कैसा एक्शन है, वन टाइम एक्शन, कि मैं सिर्फ एक बार जाने की बात कर रही हूँ कि हाँ भाई मैं वहाँ गई थी, ठीक है, कि मैं वहाँ गई थी। तो कैसा एक्शन है, सिर्फ वन टाइम एक्शन। तो ध्यान देंगे कि जब भी हम पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे एक्शन को शो करती है, सिर्फ वन टाइम एक्शन को शो करती है, या आप इसी को बोल सकते हैं वन टाइम टॉक, सिर्फ एक बार की बात करती है, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो सिर्फ एक बार की बात करती है, ठीक है, वन टाइम टॉक, या फिर हम बोल सकते हैं वन टाइम एक्शन। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई हमारी, ऐसे ही अगर मैं बोलूं आई वॉन्टेड टू गो देयर, आई वॉन्टेड टू गो देयर, तो वॉन्टेड भी हमें दिख रही है, दैट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे भी ये वन टाइम एक्शन है, और नीचे वाले में भी मैं क्या कह रही हूँ कि मैं वहाँ जाना चाहती थी, मैं वहाँ जाना चाहती थी, तो ये भी एक वन टाइम एक्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जब भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसा एक्शन शो कर रही है, आपको वन टाइम एक्शन शो कर रही है, ठीक है। तो चीज़ें आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आई है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि यूज़ की जो है वो तीन फॉर्म्स होती हैं, तीन तरीके से हम लिख सकते हैं, यूज, यूज्ड एंड यूज्ड। तो यूज्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, और यूज्ड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। तो अब अगर हम बात करें यूज्ड एज अ सेकंड फॉर्म, यूज्ड एज अ सेकंड फॉर्म, अभी हमने पढ़ा कि जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो वो वन टाइम एक्शन या वन टाइम टॉक की बात करती है। ये यूज टू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लो आपको सारे पार्शियल मॉडल समझ में आ गए। तो मैंने सबसे पहले आपको यूज टू ना करा के नीड और डेयर कराया है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स आपके बन चुके हैं, जो बेस आपका बन चुका है, वो आप यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। अगर मैं पहले ये करा देती तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन अब अगर आपको नीड और डेयर क्लियर है तो ये इजीली समझ में आएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में यहाँ से बता रही हूँ। तो अगर आपने देखा कि अब हम कर रहे हैं, हमने देखा वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वन टाइम एक्शन या वन टाइम टॉक की बात करता है। अब हम बात करते हैं यूज़ के सेकंड फॉर्म की। यहाँ पे जो यूज्ड की मैं बात कर रही हूँ वो वर्ब के सेकंड फॉर्म की बात कर रही हूँ। तो जब भी आप एज अ वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये शो करेगा एक रिपीटेड एक्शन को, ये याद रखेंगे। और कोई भी आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं, उसकी वर्ब के सेकंड फॉर्म अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको क्या शो करती है, वन टाइम एक्शन या वन टाइम टॉक। लेकिन जब हम बात करते हैं यूज्ड की, यूज्ड वर्ब एज अ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये कैसा एक्शन शो करती है, आपको रिपीटेड एक्शन शो करती है, ठीक है। कैसे देखते हैं, अगर मैं बोलूँ इसी सेंटेंस को, अगर मैं बोलना चाहूँ आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू गो देयर, तो मीनिंग क्या आया, मैं वहाँ जाया करता था, ठीक है, या फिर मैं वहाँ जाया करती थी। तो अब मीनिंग जरूर लिख लेना हिंदी में इसको, जिसको ज़रूरत है, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो कि कहना क्या चाहते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने क्या बोला कि मैं वहाँ गई थी, दैट मीन्स वन टाइम एक्शन, वन टाइम टॉक, एक बार के बारे में हमने बता दिया कि मैं वहाँ गई थी। लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं वहाँ जाया करती थी, मैं वहाँ जाया करती थी, दैट मीन्स कि मुझे रिपीटेड एक्शन शो करना है। और रिपीटेड एक्शन शो करने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, यूज़ की सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज्ड है वो किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का, क्योंकि हम कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो इसने कौन सा एक्शन शो किया, रिपीटेड एक्शन शो किया, कि मैं वहाँ जाया करती थी। मैं बोलूँ मैं क्रिकेट खेला करती थी, मैं गाना गाया करती थी, दैट मीन्स कि क्या है कि आप रिपीटेड एक्शन शो कर रहे हैं कि भाई आप ये काम बार बार किया करते थे, ठीक है। रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, ऑब्वियस सी बात है कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो पास्ट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको रिपीटेड एक्शन शो करना होता है तो हम यूज़ की सेकंड फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं, किसमें,
एज अ मेन वर्ब ये यूज़ होती है क्योंकि आप रिपीटेड एक्शन शो करना चाहते हैं, और रिपीटेड एक्शन शो करने के लिए पास्ट में हम यूज़ करते हैं। अगर सिंपली कोई और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो वो तो वन टाइम एक्शन बन जाएगा। जैसे कि अगर आप बोलो कि टू गो की जगह हम वेंट ही यूज़ कर लेते, और अगर आप वेंट यूज़ कर लेंगे तो ये वन टाइम एक्शन शो करेगा, लेकिन आपको तो रिपीटेड एक्शन शो करना है कि हाँ भाई मैं ये काम किया करती थी, मैं बुक्स पढ़ा करती थी, मैं स्कूल जाया करती थी, मैं कॉलेज जाया करती थी। दैट मीन्स कि रिपीटेड एक्शन है। तो रिपीटेड एक्शन जब भी आपको पास्ट में शो करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड यूज़ करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई कि ये जो वर्ब के सेकंड फॉर्म है ना, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसको ध्यान से समझ लेना, और नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके ज़रूर देख लेना यहीं से ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज्ड है इसने किसका काम किया, मेन वर्ब का काम किया, और ये कैसा एक्शन शो करती है आपको, रिपीटेड एक्शन शो करती है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करती हूँ। चलिए, तो अब बात आगे करती हूँ, कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं, हम देखते हैं। तो अगर मैं इसी में आपको बोलूँ, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ आई प्लेड क्रिकेट, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने क्रिकेट खेला। तो कैसी बात कर रहे हैं हम, वन टाइम एक्शन है, वन टाइम टॉक है कि आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। लेकिन अगर इसी को मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं क्रिकेट खेला करती थी, ठीक है, मैं क्रिकेट खेला करती थी, तो मैं क्या बोलूँगी कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये यूज्ड है ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, एज अ वर्ब की सेकंड फॉर्म, एज अ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब हमें रिपीटेड एक्शन शो करना था तो हमने क्या किया, यूज्ड को यूज कर लिया। ओके, तो इससे हमने क्या शो कर दिया, रिपीटेड एक्शन शो कर दिया, ठीक है। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसमें ध्यान से देखना, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर मैं बोलूँ कि आई स्टडीड only for 3 hours during my school days and I always stood first, ठीक है। I studied only for 3 hours during my school days and I always stood first. ओके, तो अब देखो, हमने बोला कि मैं मेरे स्कूल डेज में सिर्फ कितने घंटे पढ़ती थी, 3 घंटे पढ़ती थी, और मैं हमेशा फर्स्ट आती थी, यही बात बोलना चाह रहे हैं। अब देखो, आपने यहाँ पे लगा दिया स्टडीड, दैट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर लगा दी तो ये तो सिर्फ वन टाइम एक्शन की बात करेगा कि मैंने पढ़ा था, ठीक है, कि स्कूल डेज में मैंने 3 घंटे पढ़ा था और मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। अब ऐसा थोड़ी होगा कि आपने पूरे साल में सिर्फ 3 घंटे पढ़ा, और जितनी बार भी आपके एग्ज़ाम हुए, ठीक है, एग्ज़ाम जितनी बार भी आपके हुए, चाहे यूटी हुए, चाहे आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हुए, तो आपने सिर्फ पूरे साल में 3 घंटे पढ़ा और आप हमेशा फर्स्ट आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि मैं क्या शो करना चाहती हूँ, रिपीटेड एक्शन शो करना चाहती हूँ कि मैं स्कूल डेज में सिर्फ 3 घंटे पढ़ा करती थी और मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। तो ये स्टडीड जो है यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि जैसे ही आपने खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया तो इसने तो आपको रिपीटेड एक्शन शो नहीं किया, सिर्फ वन टाइम एक्शन को शो कर दिया। अब हमें तो यहाँ पे दिखाना है रिपीटेड एक्शन, और अगर हमें रिपीटेड एक्शन दिखाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा आई यूज्ड टू स्टडी। दैट मीन्स कि मैं ये काम किया करती थी, रिपीटेडली किया करती थी। तो हम क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे आई यूज्ड टू स्टडी, या फिर जैसे हमने सेकंड पोर्शन में लगाया है मैं लिख सकती थी आई ऑलवेज स्टडीड। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। दोनों आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपका क्वेश्चन आ जाता है तो, और अगर दोनों वो दे रहा है तो आपको बोथ ए एंड बी भी ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा। या तो मैं बोलूँ कि मैं हमेशा ही स्कूल डेज में 3 घंटे पढ़ा करती थी, या फिर मैं यूज्ड लगा के
मैं आपको सेंटेंस बना सकते हैं, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, रिपीटेड एक्शन शो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आई यूज टू स्टडी ओनली फॉर 3 hours ड्यूरिंग माई स्कूल डेज एंड आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट। तो यहाँ पे जो यूज्ड है वो एज अ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, और ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। तो अभी तक आप ध्यान देंगे हम पार्शियल यूज्ड एज अ पार्शियल मॉडल पे हम पहुँचे ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो यूज्ड है वो आपका सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो कभी भी ये रट्टा ना मारे कि यूज्ड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पार्शियल मॉडल की तरह काम करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ब जो है आपकी वो एज अ मेन वर्ब भी सेंटेंस में काम कर सकती है। ठीक है, तो नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे की बात करते हैं। तो आई थिंक कि यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर हुई हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो यूज्ड जो है वो रिपीटेड एक्शन शो करता है, कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस के अंदर। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस ही आएगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, कि यूज्ड जो है वो सेंटेंस में किसका काम करता है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो मेन वर्ब का काम करता है सेंटेंस के अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे हम फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रीपोजिशन, जब हम प्रीपोजिशन पे आएंगे तब इसके बारे में फिर से बात करेंगे, तो हम देखते हैं बहुत सारे वर्ब्स के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम लगाते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम लगाते हैं, जैसे हम बात करें एम के साथ एट आता है, प्राउड के साथ ऑफ आता है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो हम फिक्स कर देते हैं कुछ प्रीपोजिशंस को हम फिक्स कर देते हैं उनके साथ। तो फिक्स कर देते हैं अगर हम उन वर्ब्स के साथ, तो आपने देखा है कि जब हम फिक्स कर देते हैं, जैसे कि हम लुक वर्ब लें, तो लुक वर्ब के साथ अगर हम एट लगाएं या लुक वर्ब के साथ हम फॉर लगाएं तो वो अपना मीनिंग चेंज कर देती हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लव्स, आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लव्स, टेंस में मैंने पढ़ाया आपको ये चीज़। तो अगर जैसे ही मैंने आपको बोला कि लुकिंग फॉर माई ग्लव्स, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने ग्लव्स को देख रही हूँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मैं अपने ग्लव्स को ढूंढ रही हूँ। ठीक है, मैं अपने ग्लव्स को ढूंढ रही हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप वर्ब के साथ किसी प्रीपोजिशन को फिक्स करते हो या उस वर्ब के साथ एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन यूज हो जाती हैं, तो वो अपना मीनिंग चेंज कर भी सकती हैं और अपना मीनिंग चेंज नहीं भी कर सकती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एम एट, अब एम के साथ एट जो है वो फिक्स्ड है कि एम के साथ एट प्रीपोजिशन ही आएगी आपकी, लेकिन एम का मतलब क्या होता है, गोल। ठीक है, हमारा लक्ष्य, तो मीनिंग उसका वही रहता है। बेशक हमने उसके साथ एट प्रीपोजिशन लगा दी, लेकिन मीनिंग वो वही सेम रखती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब हमने क्या किया, यूज के साथ जो है वो टू प्रीपोजिशन को फिक्स कर दिया। यहाँ पे जो टू है भाई ये प्रीपोजिशन है। अभी तक हम कनेक्टर की बात करते आ रहे थे, पार्टिकल की बात करते आ रहे थे जब हमने नीड और डेयर पढ़ा था। ठीक है, तो हम आपने क्या किया कि यूज के साथ जो है, यूज वर्ब के साथ जो है वो टू प्रीपोजिशन को हमने फिक्स कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि ये अपना मीनिंग जो है वो चेंज कर भी सकती है और चेंज नहीं भी कर सकती है। तो पहले देखते हैं कि यूज टू यूज हो सकता है या नहीं। अब यूज टू अगर आ रहा है तो हम कौन सा टेंस हमें दिख रहा है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस दिख रहा है हमें, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस दिख रहा है। और ये जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट इनडेफिनिट की। पास्ट इनडेफिनिट की वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आ रही है तो, और यूज्ड टू वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी हमेशा ही किसका काम करती है, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का काम करती है। इतनी बात हमें समझ में आती है। चलिए इसमें आने से पहले एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि मैंने बोला कि ये अपना मीनिंग चेंज कर भी सकती है और ये अपना मीनिंग चेंज ना भी करे, दोनों सी चीज़ हो सकती हैं। तो ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, ये जो हम चीज़ें पढ़ रही हैं, तो ये क्या शो करते हैं, एक टाइप का एडिक्शन शो करते हैं, लत, आदत। ठीक है, लत या फिर आदत। ठीक है, दैट मीन्स की हैबिट शो करती हैं। ठीक है, और हैबिट क्या होती है आपकी, रिपीटेड एक्शन ही तो होता है आदत, रिपीटेड एक्शन ही तो होता है आदत हमारी। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है।
वेरी गुड। तो अगर हम बात करें रिपीटेड एक्शन, अगर जैसे ही हमने इनके साथ टू लगाया तो ये रिपीटेड एक्शन शो करती हैं, लत या आदत शो करती हैं। तो अगर हम देखें, अभी तक हमने पढ़ा था कि यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, यूज टू स्टडी फॉर 3 आवर्स, ओके, ऐसे ही हमने बोला कि यूज टू गो देयर, कि मैं वहाँ जाया करती थी। तो आप क्या देख रहे थे, रिपीटेड एक्शन है। अब रिपीटेड एक्शन है तो उसके साथ बार बार क्या लगा रहे थे हम, टू। इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि अब आपको आराम से समझ में आएगा कि इस टू का मतलब क्या आ रहा था वहाँ पे। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने टू प्रीपोजिशन इनके साथ में फिक्स किया तो ये रिपीटेड एक्शन को ही शो कर रही हैं, इन्होंने अपना कोई मीनिंग चेंज नहीं किया। और रिपीटेड एक्शन ही क्या होता है, आपका हैबिट होती है, ठीक है। तो इन्होंने किसका मीनिंग दिया, इसको फिक्स करते ही ये मीनिंग दे रहे हैं आपको हैबिट का, ठीक है। ऊपर भी जैसे मैंने बोला आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करती थी, दैट मीन्स रिपीटेड एक्शन है, आप आदत शो कर रहे हैं, हैबिट शो कर रहे हैं, ओके। तो हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज टू लगा रहे हैं तो ये भी हैबिट शो करने का काम करेगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये आदत शो करेगी, टू लगते ही हैबिट शो कर रही है, रिपीटेड एक्शन शो कर रही है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इसकी ज़रूरत है ही नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तो इसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो हमने मेन वर्ब की तरह तो इसका यूज़ देख लिया सेंटेंसेस के अंदर, नोट कीजिए इतना, फिर आगे बात करती हूँ। चलिए, तो मेन वर्ब का यूज तो आपने देख लिया पास्ट टेंस के अंदर कि ये मेन वर्ब का काम कर सकती है, यूज टू। अब अगर हम बात करें पार्शियल मॉडल की, किसकी बात करें, पार्शियल मॉडल की अगर हम बात करें कि सेंटेंस में मेन वर्ब का काम तो हमने देख लिया, पास्ट टेंस में ये यूज हो जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म एज अ मेन वर्ब। अब हमें देखना है कि ये एज अ पार्शियल मॉडल यूज हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अब यूज के साथ तो टू आ ही नहीं सकता, या मैं बोलूँ कि यूज जो वर्ब है हैबिट शो करने के लिए हम यूज ही नहीं करते प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो ये तो जो है वो पार्शियल मॉडल का काम नहीं करेगी, पार्शियल मॉडल की तरह यूज नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती, यूज टू। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। चलिए ग्रेट। अब आते हैं हम यूज्ड टू, दैट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं, आदत शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हम कैसी आदत शो करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट की हैबिट शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये किसका काम कर सकती है, मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। और अगर हम पास्ट की हैबिट बताना चाह रहे हैं तो ये किसकी तरह भी काम कर सकती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकती है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मॉडल भी बोल सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगी तो आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट में जब हम रिपीटेड एक्शन शो कर रहे थे, पास्ट टेंस में मैं रिपीटेड एक्शन शो कर रही थी तो मैंने इसको एज अ मेन वर्ब यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन जब मैं हैबिट शो करने की कोशिश करूँगी, हैबिट बताने की कोशिश करूँगी, तो मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो सकती है या एज अ मॉडल हम इसको बोल सकते हैं कि यूज़ हो सकता है। अब देखिए यूज टू मैंने बोला हमेशा ही मेन वर्ब की तरह काम होगा, तो ये कभी भी एज अ पार्शियल मॉडल यूज नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब बननी चाहिए। अब ये यू वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब बनती ही नहीं है, तो ये एज अ पार्शियल मॉडल काम नहीं करेगी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि पार्शियल मॉडल की तरह सिर्फ आपकी जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने पढ़ी यूज्ड, उसके साथ हमने टू फिक्स कर दिया तो उसे वही मॉडल की तरह आपकी काम कर सकती है। कैसे यूज़ होगी वो अभी एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में टू और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में टू यूज़ एज अ पार्शियल मॉडल यूज़ नहीं हो सकती है। तो सिर्फ हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बच जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में टू, दैट इज यूज्ड टू। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि क्यों हम यूज टू यूज़ नहीं करते एज अ मॉडल और क्यों हम वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज यूज टू यूज़ नहीं करते एज अ पार्शियल मॉडल या एज अ मॉडल, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको एक चीज़ ये समझ में आ जाती है कि हम आज तक क्यों रट्टा मार रहे थे कि ये यूज्ड ही क्यों आता है, यूज क्यों नहीं आता, या फिर बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता जो ये यूज्ड आ रहा है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है जब ये एज अ मॉडल काम कर रहा है, ठीक है। तो जब ये एज अ मॉडल काम कर रहा है तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम एज अ मॉडल यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं तो वो ही मेन वर्ब होती है, ठीक है। तो मेन वर्ब की तरह हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं,
यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म? क्योंकि हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। कैसे सेंटेंसेज में? पॉजिटिव सेंटेंसेज में। कैसे सेंटेंसेज में? पॉजिटिव सेंटेंसेज में। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है या एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस की अगर मैं पास्ट इनडेफिनेट की बात करूं तो पास्ट इनडेफिनेट में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है। हम डायरेक्ट बोलते हैं आई वेंट देयर, आई प्लेड क्रिकेट, आई सैंग अ सॉन्ग, है ना। तो हम डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं करते। और हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं करते तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं। तो डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मेन वर्ब की तरह यूज़ हो जाती है। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आया कि जब एफर्मेटिव सेंटेंस है हमारे पास पास्ट इनडेफिनिट का, एफर्मेटिव क्योंकि पास्ट में ही यूज होगा, ऑब्वियसली वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अगर पास्ट इनडेफिनिट है और पास्ट इनडेफिनिट में हम एफर्मेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होती प्रेजेंट पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस में। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज ही नहीं होती तो मॉडल का काम तो करेगा नहीं। किस सेंटेंस की बात कर रही हूँ? पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो जब एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होती तो ये मॉडल की तरह काम तो करेगा नहीं एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। तो एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ये हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा? मेन वर्ब का काम करेगा। तो अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस लिखे थे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू गो देयर, तो हमने वहां पे यूज को क्या बोला था? वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब बोला था। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है ही, मेन वर्ब बोला था हमने। समझ में आया क्यों बोला था? क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो होती ही नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है तो यूज्ड जो है वो किसका काम करेगा? मेन वर्ब का काम करेगा। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर फिर भी नहीं आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा से लेक्चर को देख लेना, क्योंकि ये बहुत, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो आपका पार्शियल मॉडल है यूज टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर बात आगे करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हमारी चीज़ें हो गई हैं। अब बात आगे करते हैं इसी में, यूज टू में। तो हमें एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि अब अगर मैं बात करूँ फॉर्मेट्स की, जो मैंने आपको नीड और डेयर में भी कराए हैं, जो फॉर्मेट्स मैंने आपको नीड और डेयर में भी कराए हैं, अगर उन फॉर्मेट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर उसमें हम बात करें एफर्मेटिव सेंटेंस की, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देख लिया कि एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो यूज्ड है वो आपका एज अ पार्शियल मॉडल या एज अ मॉडल वर्क नहीं करता है। ये हमेशा ही किसकी तरह यूज़ होगा? मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा, क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है, पास्ट इनडेफिनेट के अंदर, इसका रीज़न यही है कि पास्ट इनडेफिनेट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती, इसलिए हम इसको सिर्फ किसकी तरह यूज़ करते हैं? मेन वर्ब की तरह। तो यहाँ से याद रखेंगे कि अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनेट का एफर्मेटिव सेंटेंस आ रहा है और उसमें अगर यूज हो रहा है तो हम उसको हमेशा ही क्या बोलेंगे? मेन वर्ब बोलेंगे, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ओके, चलिए अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं। और सेकंड सेंटेंस हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस। तो अब अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि मैं वहां नहीं जाया करती थी, मैं क्रिकेट नहीं खेला करती थी। दैट मीन्स आप पास्ट में नेगेटिव में हैबिट शो कर रहे हैं कि भाई मुझे ये आदत नहीं थी। कहते हैं ना कि मुझे ये आदत नहीं थी। क्या तुम स्मोक करते थे? नहीं भाई मुझे ये आदत नहीं थी, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो दैट मीन्स कि आप हैबिट को पॉजिटिव में भी शो कर सकते हैं। अगर आपको आदत थी तो आप पॉजिटिव में बोल देंगे, आपको आदत नहीं थी तो आप नेगेटिव में बोल देंगे, ठीक है। तो हैबिट शो करेगा, ये हैबिट ही शो करेगा, ये हैबिट ही, ठीक है। चाहे आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, शो करेगा आपको हैबिट ही, रिपीटेड एक्शन ही शो करेगा। ओके, तो अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो अगर मैं बात करूं पास्ट इनडेफिनिट की, ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट के बारे में ही हम बात करते आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें पास्ट इनडेफिनिट की तो ऑब्वियसली हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड, और नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ कर लेते हैं नॉट, और इसके बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
तो चलिए वापस आते हैं यूज्ड पे कि यूज का यूज़ कैसे करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए अगर मैं बोलूँ कि आई यूज्ड नॉट टू गो देयर, आई यूज्ड नॉट टू गो देयर, आई यूज्ड नॉट टू गो देयर। अब हमें पता है कि ये जो टू है ना, ये जो टू है वो इसके साथ में फिक्स है, ये चीज़ हमें पता है कि ये जो टू प्रीपोजिशन है वो यूज के साथ में फिक्स है। लेकिन ध्यान रखें, अब ये अगर इसके साथ में फिक्स है तो हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे हम बोल रहे हैं डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट, डज नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट, कुछ भी बोल रहे हैं तो नॉट से पहले हम किसको लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिख रहे हैं। ये चीज़ भी मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप पहले के 2 लेक्चर्स जरूर देख लें। तो अगर ये नोट से पहले लिखा जा रहा है तो ये किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का। तो यूज्ड जो है यहाँ पे किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसको क्या बोल देंगे, मॉडल बोल देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है यूज्ड तो वो क्या बोली जाएगी, मॉडल बोली जाएगी। और आपको पता है मॉडल के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन आज तक हम रट्टा क्या मारते आए हैं कि यूज्ड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखने के लिए आप बोल लो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो टू है वो किसके साथ में आ रहा है। ये अगर टू इसके साथ में आ रहा होता तो ये पार्टिकल बोला जाता, ये कनेक्टर बोला जाता कि वो यूज्ड और गो को कनेक्ट कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, हमने यूज्ड के साथ टू को फिक्स किया है एज अ प्रीपोजिशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, एम एट, लुक फॉर, लुक एट, इन चीज़ों के उसमें सेंस में हम इसको देखेंगे। तो ये जो टू है वो इसके साथ में फिक्स है और ये क्या बोला जाएगा, प्रीपोजिशन। लेकिन अभी तक जब हम नीड और डेयर की बात कर रहे थे तो हम उसको बोल रहे थे कनेक्टर, हम उसको बोल रहे थे पार्टिकल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको प्रीपोजिशन क्यों बोल रहे हैं और उसको कनेक्टर क्यों बोल रहे थे, पार्टिकल क्यों बोल रहे थे। पार्टिकल हम बोल रहे थे तब हम गो के साथ इसको यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको फिक्स कर दिया, हमने किसके साथ, यूज़ के साथ फिक्स कर दिया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रीपोजिशन। तो देखो मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है, मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है। ये जो टू है वो यूज्ड के साथ है, ना कि गो के साथ है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सभी को, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर बात आगे करते हैं। तो अब मैं इस सेंटेंस से क्या बोलना चाह रही हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाया करती थी। ये आपने नोट कर लिया होगा एफर्मेटिव वाला, यहाँ पे लिख देती हूँ अगला सेंटेंस। तो मैंने बोला कि मैं वहाँ नहीं जाया करती थी। अब इसी सेंटेंस को मैं एक तरीके से और लिख सकती थी, मैं लिख सकती थी आई डिड नॉट यूज टू गो देयर, आई डिड नॉट यूज टू गो देयर। तो अब देखिए, अब मैंने नोट से पहले क्या लिखा है, डिड लिखा है। दैट मीन्स हमारी हेल्पिंग वर्ब तो क्या बन गई, डिड बन गई। हेल्पिंग वर्ब तो क्या बन गई, डिड बन गई हमारी। और अगर हेल्पिंग वर्ब डिड बन गई तो दैट मीन्स कि यूज हमारी क्या बन गई, मेन वर्ब बन गई। अब ये मत कहना कि यूज टू तो यूज हो ही नहीं सकता था, हमने तो क्रॉस कर दिया था उसको, हमने क्रॉस किया था उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट की हैबिट के लिए। लेकिन यहाँ पे डिड हमें दिखा रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और हमें पता है डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ये डिड की वजह से आ रही है, अपने आप यूज एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रहा है। एज अ वर्ब तो हम एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या बनी, डिड, और यूज जो है वो क्या बनी हमारी, मेन वर्ब, ठीक है। आगे हमने लिख दिया टू गो देयर। अब भी ये फिक्स तो इसी के साथ है, अब भी ये फिक्स तो इसी के साथ है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाया करती थी, मैं वहाँ नहीं जाया करती थी। तो अब ये देखो, नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको क्या बोला कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। दोनों ही तरीके से आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। और जब आप एज अ हेल्पिंग वर्ब इसको यूज़ कर रहे होंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका मॉडल, और एज अ मेन वर्ब वो मेन वर्ब ही रहेगा, ठीक है। तो चीज़ें सबको क्लियर हैं, यहाँ से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी में। अगर मैं आपको बोल दूं ही डिड नॉट स्मोक, ही डिड नॉट स्मोक, तो मैंने क्या कहा कि उसने स्मोक नहीं किया, वन टाइम एक्शन, वन टाइम एक्शन। ही डिड नॉट स्मोक, वह स्मोक नहीं करता है, ठीक है, उसने स्मोक नहीं किया, तो वन टाइम एक्शन की हमने बात कर दी। लेकिन मैं हैबिट शो करना चाहती हूँ कि भाई उसको स्मोक की आदत नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी, ही यूज्ड नॉट टू स्मोक,
ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, कि वह स्मोक नहीं करता है, उसको आदत नहीं थी स्मोक की। इसी सेंटेंस को मैं लिख सकती थी ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, तो दोनों ही करेक्ट हैं। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, ये भी सही है और ये भी सही है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मीनिंग जो है दोनों का सेम है। ये वन टाइम एक्शन शो करेगा और ये दोनों ही हैबिट शो करेंगे, रिपीटेड एक्शन शो करेंगे, हैबिट शो करेंगे। तो अगर हैबिट शो करेंगे तो मैंने और लगाया है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने के तरीके में डिफरेंस है। क्लियर है सभी को? ग्रेट। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता लग गई कि नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस में यूज्ड प्लस में नोट प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जो टू है वो किसके लिए आ रहा है, यूज्ड के लिए आ रहा है। तो टू यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए, तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्मेट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज करेंगे? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन हम हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से पूछते हैं। क्वेश्चन हम हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से पूछते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, देन आपकी मेन वर्ब, एंड देन आगे जो भी सेंटेंस आपका आ रहा है, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये जनरल फॉर्मूला होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का। तो अगर हम बात करें यूज्ड की, तो यूज्ड कहाँ लिखा हमने, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारी मेन वर्ब आएगी। लेकिन यूज्ड के साथ क्या फिक्स है, टू भी तो फिक्स है ना, और टू भी फिक्स है तो टू भी लिखेंगे हम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो यूज्ड है वो किसका काम करेगा, मॉडल का काम करेगा। और मॉडल का काम करेगा तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको मॉडल बोल देंगे। तो अगर इसी सेंटेंस को मैं बोलना चाहूँ कि यूज्ड ही टू गो देयर, ठीक है, कि क्या वो वहाँ जाया करता था, क्या वो वहाँ जाया करता था, तो दैट मीन्स कि मैंने रिपीटेड एक्शन में ही क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे जो यूज्ड है वो किसका काम करेगा, मॉडल का काम करेगा। अब ऐसे ही अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट में बात करूँ, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम किससे क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, डिड से, कि जैसे मैं बोलूँ डिड ही गो देयर, क्या वो वहाँ गया, वन टाइम एक्शन की बात की हमने। ठीक है, तो मैं इसी में क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, डिड ही यूज्ड टू, यूज आएगा सॉरी, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू गो देयर, डिड ही यूज टू गो देयर। तो मीनिंग तो सेम ही आ रहा है क्योंकि हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डिड के बाद, तो डिड यहाँ पे क्या हो गई, आपकी हेल्पिंग वर्ब, और यूज जो है वो क्या बन गई, आपकी मेन वर्ब। यूज जो वहाँ यहाँ पे क्या बन गई, मेन वर्ब। तो आपने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम यूज्ड को एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये जो आपका पार्शियल मॉडल है यूज टू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बात आगे करते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब अगर मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कैसे फॉर्मेट की, प्लस में नेगेटिव। इंटेरोगेटिव तो है ही, लेकिन वो साथ में कैसा बन गया, नेगेटिव। अगर मैं पूछूँ कि क्या वो वहाँ नहीं जाया करता था, नेगेटिव में भी तो हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं ना, तो नेगेटिव में क्वेश्चन पुट करते हैं तो नोट हमारा कहाँ आ जाता है, आप दोबारा से लिख लेना ये फॉर्मेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नोट आ जाएगा। ऐसे ही हमें टू से पहले ही नोट को लगाना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपका नोट आता है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपका नोट आता है। लेकिन इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले सब्जेक्ट आता है और फिर नोट आता है। तो अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूँ कि यूज्ड ही नोट टू गो देयर, यूज्ड ही नोट टू गो देयर, क्या वो वहाँ नहीं जाया करता था, तो यूज्ड यहाँ पे किसका काम करेगा, मेन वर्ब का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, मॉडल बन जाता है, और ये टू जो है इसके साथ फिक्स है, तो गो जो है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, मेन वर्ब का काम करती है। क्लियर है? इसी को मैं क्या लिख सकती थी, इसी को मैं लिख सकती थी डिड ही नोट यूज टू गो देयर।
डिड ही नॉट यूज टू गो देयर, मीनिंग दोनों का ही सेम है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूज़ है वो किसका काम कर रहा है। तो यहाँ पे डिड तो बन गया हेल्पिंग वर्ब और यूज़ यहाँ पे किसका काम कर जाएगा, मेन वर्ब का काम कर जाएगा। यूज़ यहाँ पे किसका काम कर जाएगा, मेन वर्ब का काम कर जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। ये आपका 4th पॉइंट था, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारे जो फॉर्मेट्स थे, जिन जिन फॉर्मेट्स में हम यूज्ड को यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो एक बार इसकी समरी देख लेते हैं, जैसे नीड और डेयर में हमने देखा था, ऐसे ही यहाँ पे भी देख लेते हैं कि किन किन सेंटेंसेस में आपका यूज़ हो सकता है। ठीक है, एज अ पार्शियल मॉडल यूज़ होता है या एज अ मेन वर्ब यूज़ होता है। तो अगर हम बात करें एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, तो हम पढ़ चुके हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में ये हमेशा ही किसका काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। एज अ मॉडल ये हेल्पिंग एफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी यूज़ नहीं होता, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि ये मेन वर्ब का काम भी कर सकता है और मॉडल का काम भी कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकता है, दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हमने देखा कि ये एज अ मेन वर्ब भी यूज़ हो सकता है और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो सकता है, या फिर मैं बोलूँ एज अ मॉडल भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही 4th फॉर्मेट हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। तो इसमें भी हमने देखा कि ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और आपका मॉडल की तरह भी काम कर सकता है। तो ये आपकी छोटी सी समरी है, जो इतना भी हमने पढ़ा है उसका कंक्लूज़न है कि सिर्फ एफर्मेटिव में ये मॉडल की तरह काम नहीं करता, बाकी आपके तीनों फॉर्मेट्स में ये मॉडल की तरह काम कर सकता है और मेन वर्ब की तरह तो काम कर ही सकता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। नोट कर लीजिए इसको, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एफर्मेटिव में ये कुछ और दिखा रहा है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कुछ और दिखा रहा है, नहीं, ये एफर्मेटिव में पास्ट हैबिट ही शो कर रहा है, एफर्मेटिव में भी पास्ट हैबिट ही शो कर रहा है, लेकिन किस तरीके से यूज होके, मेन वर्ब की तरह यूज होके। नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी ये हैबिट ही शो कर रहा है, पास्ट की हैबिट ही शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो मेन वर्ब की तरह यूज करके भी हम बता सकते हैं और एज अ मॉडल यूज करके भी हम बता सकते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं हो ना कि यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है और यहाँ पे ये क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। दिखा ये चारों ही चीज़ों में पास्ट की हैबिट को दिखा रहा है, लेकिन हमने ये समझा कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब एज अ मॉडल यूज क्यों नहीं होता और यहाँ पे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसका रीजन मैंने आपको दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव में कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे नहीं बना सकते। क्लियर है चीज़ें सभी को, समझ में आया? तो यही हमने नीड और डेयर में भी पढ़ा था कि वो भी एफर्मेटिव में एज अ मॉडल काम नहीं करते, क्योंकि एफर्मेटिव में हम यूज़ ही नहीं करते हैं हेल्पिंग वर्ब। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी था, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी, जो कि आपका टू आ रहा था कि वो पार्टिकल का काम कर रहा है या प्रीपोजिशन का। तो नीड और डेयर में हमने देखा था कि वो पार्टिकल का काम कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है हमने टू को फिक्स किया है यूज़ के साथ, वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो आगे आगे और समझ में आएगा आपको कि हम क्यों बोल रहे हैं, कि हमने उसको क्यों फिक्स किया है प्रीपोजिशन की तरह। वो जब हम आगे पढ़ेंगे यूज टू को ही, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो नोट कीजिए इतना, फिर बात करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हैं। आपको यूज्ड टू जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले इतना पढ़िए, इतना समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी भी इसी में भी आगे कंप्लीट करवा सकती हूँ, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगा। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया है। ठीक है, इसके बाद हम बाकी बात करेंगे। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाता है। ठीक है, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश बाय मिलन सिंह के ही नाम से है। ठीक है, ओके, तो इतना पढ़िए, फिर हम आगे कंटिन्यू यूज टू को ही कंटिन्यू पढ़ेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो बाकी का आगे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।